सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। जैसे आपको मालूम होना चाहिए, हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी, ठीक है ना। वो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी हुई तो प्लीज़ देख लेना। 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसका कल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। जो आपको थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया गया ना, तो ये कल वीडियो आपको मिल जाएगा। उससे पहले वाले जो 4 सब यूनिट है उस पर मैंने TMCQs डिस्कस किए हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, तो आप वो वीडियोस मिस नहीं करोगे। इसी के साथ हमारी अब जो MCQ सीरीज चलेगी FA एग्ज़ाम के लिए, ये हमारे पास इकोनॉमिक्स पे रहेगी। तो आपने इन क्लासेस को डेली फॉलो करना है और चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एज अ टेस्ट लेना है इनको, कैसे एज अ टेस्ट के तौर पे वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है, देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक कर पा रहे हो। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नेम क्या है? टॉपिक का नेम है हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। ये आपको पहला सब यूनिट दिया गया ना, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एज अ प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे। टेलीग्राम का लिंक जो है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर जाके फॉलो कर लेना फर्दर अपडेट्स क्विज क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो आज का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स प्राइमरली विद इंडिविजुअल चॉइसेस एंड इंट्रैक्शंस अमंग इकोनॉमिक एंटिटीज। देखो स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, पढ़ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एग्रीगेट आउटकम्स एंड द इकोनॉमी एज होल। और तीसरा दिया जा रहा है, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड वाइल ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। फिर दिया जा रहा है, एडम स्मिथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो इनकी कोई बुक है, इसमें इनने एग्जामाइन किया है रीजन्स बिहाइंड द हेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन को, ठीक है ना। आप देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर। अब आपको यहाँ पे सही आंसर चूज़ करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ करो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से सभी के सभी इसका आंसर चूज़ करो। देखो आप सबको पता होना चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल चॉइसेस एंड इंट्रैक्शंस अमंग इकोनॉमिक एंटिटीज। बिल्कुल सही है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब ही हमारे पास होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल। इतना आपको पता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब भी बात होगी तो ये हमारे पास छोटे इंडिविजुअल्स जितने भी यूनिट होंगे, स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, स्मॉल यूनिट्स के साथ डील करेगी। किसके साथ? स्मॉल यूनिट्स के साथ, ठीक है। उसमें क्या क्या आ सकता है? उसमें हमारे पास कंज्यूमर आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? कंज्यूमर। अब आपसे कोई पूछे कंज्यूमर, जैसे कि कोई क्या खरीदेगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। फिर हमारे सामने यहाँ पे फर्म के बारे में आ सकता है, फर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे फर्म से मतलब कितना कोई प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये चीज़ इसमें देखी जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइस के बारे में देखा जाता है। किसके बारे में? प्राइस के बारे में। किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होगी, ये चीज़ें देखी जाती हैं इसमें, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट आता है। क्या? डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि आपको ये सिलेबस में दिया भी गया है। तो ये जो सारे मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताई, ये टॉपिक बताए, ये सारे के सारे किसके साथ डील करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। समझ आ गई? मान लो आप एक शॉपकीपर हैं, आप डिसाइड करते हैं कि कितना माल खरीदना है और किस प्राइस पर बेचना है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारे पास ठीक हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एग्रीगेट आउटकम्स एंड द इकोनॉमी एज होल। अब ये बताना है क्या ये सही है या गलत है। तो जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, देखो यहाँ पे लिखा गया ना, स्टडीज एग्रीगेट आउटकम्स एंड द इकोनॉमी एज होल, ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है। देखो मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। इतना तो आप सबको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो माइक्रो मैक्रो का कंसेप्ट। मैक्रो का मतलब लार्ज है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को देखता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं इसमें ना? जैसे हम किस चीज़ को देखते हैं? नेशनल इनकम को। याद रखना, नेशनल इनकम इसमें आ जाता है। क्या चीज़? नेशनल इनकम इसी में आता है। फिर आपको क्या याद रखना है? इकोनॉमिक ग्रोथ इसी में आता है। क्या आता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कंसेप्ट आप याद रखोगे, इसी में आता है। इन्फ्लेशन, महंगाई का कंसेप्ट इसी में आता है। फिर साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट इसी में आता है। किसका कंसेप्ट? अनएम्प्लॉयमेंट का।
इसी के साथ अगर हम बात करें जीडीपी का कंसेप्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में आप देखते हो, तो वही मैंने कहा ना, ओवरऑल जो हमारे पास इकॉनमी है वो इसी में आती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक हो गया, पहला भी ठीक हो गया, दूसरा भी ठीक हो गया। बात करते हैं तीसरे की। द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड वाइल ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। तो ये चीज़ बिल्कुल देखो गलत है। अब देखो, फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड लिखा गया है वाइल ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, ये गलत है। ठीक है ना, हमारे पास क्या होता है ना, आपको ये पता होना चाहिए, एक्चुअली इसका अपोजिट होता है। ह्यूमन वांट्स जो होती है ना, ह्यूमन वांट्स हमारे पास अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, अनलिमिटेड, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। समझ आ गई बात? रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास हैं लगभग ₹1000, ऐसे मान लेते हैं आपके पास 1000 रुपये है। तो आपको चाहिए उसमें से क्लॉथ्स भी, कपड़े भी चाहिए, मोबाइल भी लेना है आपको शू भी लेने हैं, आपको फूड भी चाहिए, आपको एयरफोन भी चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या मुझे यहाँ पे आप बता सकते हैं यहाँ पे ₹1000 लिमिटेड है? इसके लिए आपको चॉइस करनी पड़ेगी, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज होगी तो तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। क्या होगा जब अनलिमिटेड वांट्स होंगी? क्या होंगी? अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है ना, प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज, प्लस क्या होंगे? लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसीलिए स्टेटमेंट थर्ड सेज अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्लस लिमिटेड वांट्स। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती हैं राइज बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ये गलत दिया गया था। यहाँ पे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ आ गई ना बात यहाँ पे क्या करना था? ठीक है, तो ये वाला गलत है। फिर दिया गया है एडम स्मिथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एग्जामिन्ड रीजंस बिहाइंड द वेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। तो याद रखो, एडम स्मिथ को जनरली क्या कहा जाता है? आप सबको पता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इतना तो आप सब जानते ही हो ना, इतना आप सबको मालूम ही है। तो इनकी फेमस बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन। क्या थी? वेल्थ ऑफ नेशन। ये चीज़ याद रखना, इनकी फेमस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। बुक नेम याद रख लेना, बुक नेम वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में उन्होंने डिस्कस किया नेशंस वेल्थी कैसे बनते हैं, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होती है, क्या क्या डिस्कस किया। एक, नेशन कैसे वेल्थी होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा, इन्होंने देखा प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होता है। क्या देखा? प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होता है। तीसरा, डिवीजन ऑफ, अगर हम बात करते हैं लेबर का क्या रोल है, और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी। तो यहाँ पे दिया गया था कि एडम स्मिथ एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन एग्जामिन्ड द रीजंस बिहाइंड द वेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मान लो कोई कंट्री रिच क्यों है और दूसरी कंट्री कंपेरेटिवली पोर क्यों है, गरीब क्यों है, तो ये एडम स्मिथ के इकोनॉमिक आइडियाज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर ओनली, ऑप्शन नंबर ए। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों ठीक है, सेकंड क्यों ठीक है, थर्ड क्यों गलत है और फोर्थ क्यों ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एक्सप्लेनेशन में दिया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ये स्टडी करता है इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक यूनिट्स को सच एज कंज्यूमर एंड फर्म्स को। और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एग्रीगेट आउटकम्स एंड द इकोनॉमी एज होल, ये पूरी तरह से इकोनॉमी को देखता है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी स्कार्स हैं, हेंस चॉइसेस आर नेसेसरी। और एडम स्मिथ हिज द वेल्थ ऑफ नेशन में एक्सप्लेन करते हैं नेचर, काजेज एंड ग्रोथ ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस को। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया मीनिंग हाउस होल्ड मैनेजमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है द ग्रीक वर्ड ओइकोस रेफर्स टू ए हाउस होम और हाउस होल्ड। और तीसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है द टर्म नोमोस इज एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट, रूल, कस्टमर, लॉ। और फोर्थ स्टेटमेंट दिया जा रहा है इन इट्स मॉडर्न सेंस
Economics is concerned only with the management of individual households and does not deal with the allocation of resources at the national level. आपको बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट। देखो जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, याद रख लेना, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, याद रखना हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है जी। और ओइकोस का मतलब होता है हाउस हुमर हाउस होल्ड, ये भी सही है। नोमोस का मतलब है, याद रखना, एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट रूल कस्टमर ला, ये भी सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें ना, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू हाउस होल्ड, ये ओनली लिमिटेड हाउस होल्ड के लिए नहीं है, ठीक है। हमारे पास याद रखना है, इट स्टडीज़ हाउ इंडिविजुअल, कैसे हमारे पास जो इंडिविजुअल्स हैं ना, या फिर अगर हम बात करें फार्म्स हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई एंड नेशंस, ठीक है ना, एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे उल्टा लिखा गया, इन इट्स मॉडर्न सेंस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न ओनली विद द मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड एंड डज नॉट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द नेशनल लेवल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है ये डील करती है रिसोर्स एलोकेशन एट द नेशनल लेवल पे। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एंशिएंट ग्रीक टर्म मीनिंग हाउस होल्ड एंड मैनेजमेंट, ये चीज़ आप याद रखोगे, मीन्स हाउस हुमर हाउस होल्ड, और ये एसोसिएटेड किसके साथ है, मैनेजमेंट रूल कस्टमर लॉ के साथ। और ये एक्सटेंड्स है बियॉन्ड हाउस होल्ड टू स्टडी हाउ इंडिविजुअल फॉर्म्स गवर्नमेंट्स एंड नेशंस एलोकेट्स का सोर्सेज। तो इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट जो था वो इनकरेक्ट दिया गया था। तो हमारे पास 2 MCQ हो चुके हैं। अब बात करेंगे थर्ड MCQ की। दोनों ही क्वेश्चन आपने ठीक किए होंगे क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जिसको JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको अकाउंटेंसी प्रैक्टिस सेट, साइंस प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, ठीक है, साथ साथ जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर MCQs, इकोनॉमिक्स MCQs, कंप्यूटर की PDF नोट्स मिल जाएंगे, जनरल इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे, साइंस के नोट्स मिल जाएंगे। इसी तरह से अकाउंटेंसी की कंप्लीट ई-बुक मिल जाएगी, GS नोट्स मिल जाएंगे। जनवरी 2026 से 2026 तक हमने आपको 500 MCQs करंट अफेयर के दिए थे, ये भी आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल इकोनॉमिक्स कंप्लीट बुक, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 120 सेक्शनल OMR टॉपिक वाइज टेस्ट जो हमने लिए थे आपके, वो भी हमने आपको कंपाइल करके दे दिए हैं टेस्ट वाले ग्रुप में। और 10 फुल लेंथ OMR टेस्ट भी आपको मिलेंगे। 20 से आपके टेस्ट जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन मिलेगी, वीडियोज़ लेक्चर के प्ले लिस्ट भी मिलेंगे। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। फ़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 549 पड़ेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और सिंपली व्हाट्सएप पे इतना मैसेज करना कि हमें फ़ा की पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन चाहिए, ये स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, आपको बाकी का प्रोसीजर बता दिया जाएगा। ऐसे फालतू में कोई भी मैसेज मत करना, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, टाइमली हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं हम, हमें आपको लेक्चर्स भी देने होते हैं, आपके लिए MCQs भी फ्रेम करने होते हैं, टेस्ट भी, तो इतना टाइम नहीं होता है। होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको यहाँ पे इसीलिए मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो इस तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया गया है, याद रखना है, और इस तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया गया है। अब यहाँ पे माइक्रो में क्या आता है और मैक्रो में क्या आता है, ये पॉइंट दिए गए, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच। ध्यान से इसको पढ़ो और आंसर चूज़ करो। देखो इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और इधर दिया गया है एग्रीगेट इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ये पेयर क्या होगा, ये पेयर बिल्कुल ठीक होगा। फिर प्राइसिंग ऑफ ए पार्टिकुलर कमोडिटी बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, और जनरल प्राइस लेवल हमारे पास मैक्रो में आते हैं, ये भी ठीक हो गया। डिमांड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, अगर हम इनकी बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि डिमांड जो होती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए वो माइक्रो में आती है और नेशनल इनकम मैक्रो में आता है। पर यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंटायर इकॉनमी, ये मैक्रो का कंसेप्ट है। ये किसका कंसेप्ट है, ये मैक्रो का कंसेप्ट है, याद रखना है। और हमारे पास प्रोडक्शन डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, ये माइक्रो का कंसेप्ट है, किसका, माइक्रो का। तो ये पेयर हो गया गलत, ये वाला पेयर हो गया गलत। अब आंसर क्या आएगा,
आंसर आएगा ओनली 3। समझ आ गई ना बात। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए माइक्रो में और मैक्रो में। शुरू में ही थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखें पेयर फर्स्ट करेक्ट, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है। फिर अगर हम बात करते हैं पेयर सेकंड की, ये भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है और फोर्थ इनकरेक्ट है। वो मैंने आपको बता दिया ना कि जैसे डिमांड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है, और नेशनल इनकम मैक्रो में। अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंटायर इकोनॉमी ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है, ना कि माइक्रो। और इंडिविजुअल फर्म प्रोडक्शन डिसीजन माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, इसीलिए पेयर रिवर्स्ड हो गया था, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया था अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंटायर इकोनॉमी और प्रोडक्शन डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल, तभी ये वाला पेयर गलत हो गया था। होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ओनली 3 क्यों आया है। ये आपको याद रखना है। देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, है ना, स्मॉल। या फिर हम बात कर सकते हैं इसमें इंडिविजुअल। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? सिंपली याद रखना है इसमें हम कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कंज्यूमर के बारे में, फर्म के बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में। या फिर हम बात करते हैं किसी पार्टिकुलर प्राइस के बारे में। किसके बारे में? पार्टिकुलर प्राइस के बारे में। ये चीज़ आप नोट करोगे। ठीक है, लेकिन जब बात आती है मैक्रो की, तो मैक्रो में क्या होता है प्यारे दोस्तों? मैक्रो में ना हमारे पास, आपको याद रखना है, हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। किसकी? नेशनल इनकम की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेशनल इनकम की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इन्फ्लेशन की बात करते हैं। या फिर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। किसकी? अनएम्प्लॉयमेंट की। ये चीज़ आपको याद रखनी है, अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। किसकी? इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो आपको इतना ही याद रखना है सिंपली कि हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल मान लो इकोनॉमिक यूनिट्स को। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। और मैक्रो में हम क्या करते हैं? मैक्रो में प्यारे दोस्तों स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज होल। ठीक है, स्टडी द इकोनॉमी एज होल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। होप अब आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि दानों में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना है। अब आपसे एक शानदार सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फिगर्स इन इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन को समझो। पूछा जा रहा है जॉन मायनार्ड कीन्स इज़ वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रोट द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। क्या ये बात सच है? फिर दिया जा रहा है एल्फ्रेड मार्शल is widely known as father of microeconomics for his contribution to the study of individual consumers, firms, demand and supply. और M.S. Swaminathan is known as father of green revolution in India and play a major role in introducing high yielding varieties of crops. Okay, जिन्हें आप कटलिया के नाम से भी जानते हैं, regarded as an important pioneer of ancient India economic thought and authored the Arthashastra. Dadabhai Naoroji is associated with modern Indian economic analysis, particularly through his reign of wealth theory. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ऑल 5। बताएं ज़रा क्या आंसर आएगा। शानदार सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फैक्चुअल क्वेश्चन भी JKSS भी पूछता है। देखो, जॉन मायनार्ड कीन्स की बात करें, ये फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हिज फेमस बुक, इनकी फेमस बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। ये बुक का नाम आप याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया ठीक। एल्फ्रेड मार्शल इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, फॉर्म्स, डिमांड एंड सप्लाई। ये बिल्कुल सही बात है। ये जाने जाते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, फॉर्म्स, डिमांड एंड सप्लाई में। और M.S. स्वामीनाथन जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनने प्ले किया एक मेजर रोल इंट्रोड्यूसिंग करने में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को। और चाणक्य जिन्हें आप कोटलिया के नाम से जानते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर माने जाते हैं एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिक थॉट के। इनने ऑथर किया, यानी ऑथर है अर्थशास्त्र के। इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और दादाभाई नारोजी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है।
ठीक है। एसोसिएटेड ए मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक एनालिसिस पार्टिकुलरली थ्रू हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से, तो ये भी सही हो गया। आंसर आएगा ऑल 5। ठीक है, ऑल 5 इज़ द करेक्ट आंसर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी सही 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 है। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इनके बारे में तो अगर आपसे पूछा जाए आप किसके बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे जॉन माइनार्ड कीन्स। क्या? जॉन माइनार्ड, याद रख लेना, कीन्स। ठीक है, जॉन माइनार्ड कीन्स आगे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तब आपका आंसर क्या होगा? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल आप याद रखोगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया के फादर कौन है, तो आपका आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन। और अगर आपसे पूछा जाए एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिक थॉट एंड जिनने ऑथर किया अर्थशास्त्र को, तो इसके लिए कौन जाने जाते हैं? चाणक्य, जिन्हें आप कटोलिया के नाम से जानते हैं। और दादा भाई नारू जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लिखी थी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे आंसर आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे वही पॉइंट दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। जॉन माइनार्ड कीन, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकी बुक ज़रूर याद रखनी है। द जनरल थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन 1936। और अल्फ्रेड मार्शल फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं। और एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने प्रमोटेड किया था हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज़ को। और चाणक्य कटोलिया ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र के नाम से जाने जाते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट वर्क है एंशिएंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे। और दादा भाई नेहरू जी की बात करिए, मेजर फिगर हैं मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक थॉट के लिए, जो पॉपुलर हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक पॉइंट और नोट कर लेना, किसके बारे में? एडम स्मिथ के बारे में। किसके बारे में? एडम स्मिथ के बारे में। ये भी पूछा जाता है कि हमारे पास वाइडली कंसीडर्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कैपिटलिज्म के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो एडम स्मिथ जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? याद रख लेना, वाइडली कंसीडर्ड, हमारे पास वाइडली कंसीडर्ड द फादर ऑफ, नोट कर लो कॉपी पे, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कैपिटलिज्म, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमारे पास ना 18th सेंचुरी स्कॉटिश, याद रख लेना, क्या थे? स्कॉटिश फिलोसफर, ये पॉइंट नोट कर लेना इनके बारे में। ठीक है, और इन्होंने पब्लिश की थी अपनी बुक। ठीक है, बुक का नाम क्या था हमारे पास? द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, ये चीज़ आप याद रख लेना। और ईयर था 1776, विच लेड द कोर फाउंडेशन फॉर क्लासिकल फ्री मार्केट इकोनॉमी थ्योरी। जो क्या बना? जो हमारे पास फाउंडेशन बना, याद रख लेना, फाउंडेशन किसका बना? फाउंडेशन फॉर क्लासिकल, याद रख लेना, फ्री मार्केट इकोनॉमिक थ्योरी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्या याद रखना है कि हमारे पास एडम स्मिथ वाइडली कंसिडर किए जाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कैपिटलिज्म के लिए। स्कॉटिश फिलोसफर थे, इनने पब्लिश की थी फेमस बुक जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था जी? जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। कब की थी? 1776 में, जो क्या बनी? कोर फाउंडेशन बनी, किसकी? क्लासिकल फ्री मार्केटिंग थ्योरी की। होप आपको ये समझ में आया होगा। इन्होंने और भी कंसेप्ट दिए जैसे इनविजिबल हैंड, डिवीजन ऑफ लेबर, फ्री मार्केट, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन इकॉनमी। पहला स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इंडिया इज़ ए मिक्स्ड इकॉनमी वेयर बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। फिर दिया जा रहा है, इंडियन इकॉनमी इज करेक्टराइज्ड बाय रीजनल डिस्पैरिटीज इन इनकम, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ कंटिन्यू टू हैव एन इम्पोर्टेंट role in the Indian economy, particularly in providing livelihoods. India has a completely closed economy with negligible interaction with the global economy. आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में, मिक्स्ड इकॉनमी क्या है? जब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकॉनमी के बारे में, किसके बारे में? मिक्स्ड इकॉनमी के बारे में, तो आपको इतना तो पता ही है कि इसमें हम किसको देखते हैं? बोथ पब्लिक सेक्टर को भी एंड दूसरी अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर को भी। इतना तो आप सबको मालूम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सही हो गया ना, इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकॉनमी वेयर बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल।
ठीक है ना। रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या हो गया दूसरी स्टेटमेंट में, डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया हैव डिफरेंसेस इन इनकम। देखो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, इनकम में देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा, फिर अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गया। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी पार्टिकुलरली इन प्रोवाइडिंग लिवलीहुड, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर लिवलीहुड्स, फूड सिक्योरिटी एंड द रूरल इकोनॉमी में ये चीज़ें प्ले होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये कम्प्लीटली क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये गलत बात है। देखो इंडिया इज़ एन ओपन इकोनॉमी, ये क्या है, ये हमारे पास ओपन इकोनॉमी है, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है किस में, इंटरनेशनल, याद रख लेना, इंटरनेशनल ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में। ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी से मतलब जहाँ पे बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट होते हों इंडिया में, ठीक है, पब्लिक भी और प्राइवेट सेक्टर भी। रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या है, डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ इनकम एंड डेवलपमेंट जब देखने को मिले, तो यहाँ पे इसको कहा जाता है रीजनल डिस्पैरिटीज़। और एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर रिमेन्स इंपॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है, लाइवलीहुड्स के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए एंड रूरल इकानमी के लिए। और ओपन इकानमी क्या है, याद रखना, इंडिया क्लोज्ड इकानमी नहीं है। ओपन इकानमी का मतलब है कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक, तो आपने सही आंसर चूज़ किया होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर दिया गया और एक्टिविटी दिया गया है। पहले दिया गया है प्राइमरी सेक्टर, फिर दिया गया है सेकेंडरी सेक्टर, फिर दिया गया है टर्शियरी सेक्टर, फिर दिया गया है क्वाटरनरी सेक्टर। विच ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच, कौन से पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या आंसर आएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है। देखो प्राइमरी सेक्टर के बारे में आप याद रख लेना, जिसमें डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली हमारे पास यूज़ होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फिशिंग के साथ साथ फॉरेस्ट्री, क्या आता है, फॉरेस्ट्री और माइनिंग, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी में क्या आ जाता है, सेकेंडरी में हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किसको, रॉ मटेरियल को, याद रखना, रॉ मटेरियल इनटू गुड्स में, ठीक है, इनटू गुड्स। तो इसमें क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग याद रखना, और हमारे पास कंस्ट्रक्शन, और हमारे पास कंस्ट्रक्शन, ये चीज़ आप याद रखना। फिर आता है हमारे पास टर्शियरी सेक्टर। अब इसमें क्या आता है, देखो टर्शियरी सेक्टर में अगर हम बात करें, ये भी सही पेयर है, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है जी, जिसमें सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, ये प्रोवाइड्स करता है सर्विसेज को, किसको, सर्विसेज को। अब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो इसमें बैंकिंग आ जाएगा, क्या आएगा, बैंकिंग, बैंकिंग के साथ ट्रांसपोर्ट, फिर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट के बाद ट्रेड, ट्रेड के बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमारे पास आता है क्वाटरनरी सेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, इसमें यहाँ पे आपको याद रखना है, इन्वॉल्व्स, जहाँ पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है ना, ये इन्वॉल्व करता है नॉलेज को, पहली बात, और दूसरा इन्फॉर्मेशन को, किसको, इन्फॉर्मेशन को। ये चीज़ आप याद रखोगे, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, बेस्ड एक्टिविटीज़, जिसमें आपको पता ही है आईटी, रिसर्च, ठीक है, डेटा सर्विसेज, डेटा सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सारे के सारे पेयर सही है, तभी तो ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी सही आंसर रहेगा। तो आपको याद रखना है, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, डायरेक्टली यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग आता है। सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन आता है। और टर्शियरी सेक्टर में ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और कम्युनिकेशन आता है। और क्वाटरनरी में नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें आईटी, रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड डेटा सर्विसेज आती हैं।
ये एग्जाम्पल याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है। ये तो बेसिक लेक्चर है ना, बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट क्लास है और आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जो भी पढ़ते हो ना आप बहुत अच्छे से डीप डेप्थ में पढ़ा करो। ठीक है, अब कोई पता नहीं जेके एसएसबी किस तरह के क्वेश्चंस कल पूछे आपको, क्योंकि ऑलरेडी जेके एसएसबी ने अपना पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है और देख लिया आपने क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन इकॉनमी की, किसकी बात करें, इंडियन इकॉनमी की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन तो कौन सा सेक्टर आता है, टर्शियरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर, याद रख लेना, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कितने % इसका रोल है, इसको याद रखना, एक और नाम से बुलाया जाता है सर्विसेज सेक्टर। कौन सा सेक्टर, सर्विसेज, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका कितना रोल है, याद रखना इसका जो शेयर है ना, इसका शेयर लगभग 54.9% से लेकर याद रख लेना 56.5% तक देखने को मिलता है। और इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है आपको, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बता रहा था, आईटी, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये चीज़ आप याद रखोगे, आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज आती हैं। फिर आपको याद रखना है इसमें ट्रेड आता है, इसमें ट्रांसपोर्ट आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। टर्शियरी सेक्टर जो है ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर माना जाता है। क्या याद रखना है, ये एक किस्म का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। क्या है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इंडियन इकॉनमी की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अब इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर, कौन सा, सेकेंडरी सेक्टर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब सेकेंडरी सेक्टर का कितना रोल है, तो आप याद रखना इसका जो शेयर है ना, ये लगभग यहाँ पे 25% से लेकर 27% तक देखने को मिलता है, 27.6% तक, लगभग 28% आप मान सकते हो, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर माना जाता है। क्या माना जाता है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, ये पॉइंट नोट कर लेना, कंट्रीब्यूटर। ठीक है, और फिर अगर आपसे पूछा जाए यहीं पे इसमें क्या क्या आता है, तो ये इंक्लूड करता है हमारे पास, याद रख लेना, मैन्युफैक्चरिंग को, किसको, मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, ये याद रखना है, कंस्ट्रक्शन को, और इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाता है, इसी में हमारे पास गैस वगैरह भी आ जाती है। प्राइमरी सेक्टर के बारे में पूछ सकता है, किसके बारे में, प्राइमरी सेक्टर के बारे में। तो इसका शेयर जो है ना, आप याद रख लेना, लगभग 16% से 19.7%, यानी आप 20% भी मान सकते हो, इतना देखने को मिलता है। और ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, कितना, थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, ये चीज़ आप याद रख लेना। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर, क्या आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्जामिनर। और फिशिंग की बात करें, ठीक है, या फिर माइनिंग की बात करें, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड पर्सनैलिटीज़ इन इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, देखो आपको पहला स्टेटमेंट पूछा जा रहा था, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज वाज अवार्डेड इन 1969 टू रैगनर विच एंड जैन टिनबैगन। फिर पूछा जा रहा है, अमर्त्य सेन वाज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन 1998। फिर आपसे पूछा जा रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ लेसफेयर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एडम स्मिथ एडवोकेसी ऑफ फ्री मार्केट्स एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। डी ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। देखो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज की, तो ये अवार्डेड हुआ था 1969 में, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए किसको मिला था, तो याद रखना है फर्स्ट इकोनॉमिक नोबेल प्राइज़ 1969 में रैगनर फिच प्लस जैन टिनबैगन को मिला था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेन वाज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन 1998। बिल्कुल सही बात है, रिसीव किया था इन्होंने नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में 1998 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसके लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। ये चीज़ भी आप याद रख लेना, वेलफेयर
इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लेज़र-फेयर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एडम स्मिथ एडवोकेसी ऑफ फ्री मार्केट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या होता है लेज़र-फेयर का, अगर आपसे कोई पूछ ले, इसका मतलब होता है जहाँ पे वेरी लिटल क्या देखने को मिले, याद रख लेना, वेरी लिटल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस देखने को मिले। क्या देखने को मिले? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या हुआ था, एडम स्मिथ का ये कंसेप्ट है फ्री मार्केट प्लस इनविजिबल हैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको याद रखना है फर्स्ट इकोनॉमिक मॉडल 1969 में रैगनर एंड जैन टिनबर्गन को मिला था, और इंडिया में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक साइंसेज में 1998 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और लेज़र-फेयर पॉलिसी का मतलब क्या है, जहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस देखने को मिले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और इट इज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड है एडम स्मिथ एंड क्लासिकल फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स के साथ। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी। एन इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। फिर पूछा जा रहा है, एन इकोनॉमी में आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लेवल ऑफ डेवलपमेंट एज डेवलप्ड और डेवलपिंग। ए मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। डी ऑप्शन ये है हमारे पास। तो क्या आंसर आएगा? सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप के हिसाब से, तो इकोनॉमी कैन बी कैपिटलिस्ट भी हो सकती है, कैपिटलिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। देखो कैपिटलिस्ट भी होता है, कैपिटलिस्ट का मतलब है प्राइवेट ओनरशिप। कैपिटलिस्ट का मतलब कोई भी पूछे तो प्राइवेट ओनरशिप को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? प्राइवेट ओनरशिप को बोला जाता है, याद रखना। और सोशलिस्ट भी होता है। अब सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट ओनरशिप, जहाँ पे क्या देखने को मिले, गवर्नमेंट की ओनरशिप देखने को मिले, ठीक। और मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड का मतलब होता है प्यारे दोस्तों बोथ, जहाँ पे पब्लिक प्लस प्राइवेट देखने को मिले, दानों, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी थी। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, याद रखना है। देखो आपको क्या याद रखना है, सिंपली एक तो मैंने आपको बता दिया ना कि कैपिटलिस्ट क्या है, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, सोशलिस्ट क्या है, जहाँ पे गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, मिक्स्ड क्या है, जहाँ पे बहुत पब्लिक प्लस प्राइवेट ओनरशिप होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, किसके बेस पे पूछ ले? अगर आपसे पूछ ले बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेस पे पूछ ले, तो याद रखना डेवलपमेंट के बेस पे इकोनॉमिक्स को क्लासीफाइड किया गया है डेवलप्ड में, एक तो डेवलप्ड में और दूसरा डेवलपिंग में। किस में? डेवलपिंग में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस पे डिपेंड करेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बेस करेगा। फिर मिक्स्ड मैंने आपको बोला ना, तो मिक्स्ड के बारे में याद रखोगे, जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इकट्ठे ऑपरेट करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठे ऑपरेट करते हैं। और इंडिया जो है ना, इंडिया की बात करें खास करके, क्वेश्चन आ सकता है आपको इंडिया के बारे में, क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया किसको फॉलो कर रहा है, तो आपको याद रखना है इंडिया जो है हमारा प्यारा भारत, ये फॉलोज करता है किसको? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। ये चीज़ आप याद रख लेना, किसको? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था, ठीक है, याद रखना। तो सिंपली याद रखना, ओनरशिप बेसिस पे इकोनॉमीज कैन बी क्लासिफाइड एज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, अभी समझा दिया। डेवलपमेंट बेसिस पे इकोनॉमीज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और मिक्स्ड इकोनॉमी के बेस पे बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इकट्ठे ऑपरेट करते हैं, और इंडिया फॉलो करता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। होप आपको यहाँ तक बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ जो एग्ज़ाम में काम आएंगे। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अगर आपसे पूछा जाएगा इनविजिबल जो हैंड का कंसेप्ट है किसने दिया था, तो आप याद रखना एडम स्मिथ। कॉपी पे लिखते जाओ, ठीक है, एडम स्मिथ ने दिया था। देखो इनविजिबल हैंड का मतलब होता है, मीन्स याद रख लेना हमारे पास, दैट पीपल सेल्फ इंटरेस्ट, जो लोगों का क्या होता है ना, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, याद रखना सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट कैन अनइंटेंशनली हेल्प द इकोनॉमी थ्रू द मार्केट। मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल क्या है? मान लो एक शॉपकीपर है, वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। किसको अर्न करना चाहता है? प्रॉफिट को अर्न करना चाहता है। सो ही ट्राइज टू सेल गुड प्रोडक्ट एट ए रीज़नेबल प्राइस। तो वो अपने प्रोडक्ट को एक रीज़नेबल प्राइस पे बेचेगा, यही बात है। कस्टमर बाई फ्रॉम द शॉप, अब कस्टमर जो है वो खरीदेंगे बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड, वो उससे सेटिस्फाइड है। शॉपकीपर प्रॉफिट भी कमा रहा है, वाइल जबकि कस्टमर जो है वो गुड्स को भी ले रहा है अपनी नीड के हिसाब से। सो विदाउट समवन डायरेक्टली कंट्रोलिंग एवरी डिसीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है?
मतलब डायरेक्टली जो कंट्रोल है ना हर एक डिसीजन पे, उसके बगैर इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो भी मदद कर रहा है कोऑर्डिनेट करने में इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो इनविजिबल हैंड का मतलब ही एक किस्म का क्या हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, और फ्री मार्केट। ये चीज़ आप याद रखोगे, ये चीज़ याद रखनी है। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि इनविजिबल हैंड रेफर्स टू द मार्केट मैकेनिज्म। ये ऐसा मार्केट मैकेनिज्म है थ्रू विच इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, जिसके द्वारा इंडिविजुअल का जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो अनइंटेंशनली जो है प्रमोट कर रहा है एफिशिएंट इकोनॉमिक आउटकम्स को। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ें समझाई हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड देयर एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आज के इस सेशन का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। एडम स्मिथ इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ द इनविजिबल हैंड एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इन ए मार्केट इकोनॉमी। अभी मैं ये कंसेप्ट आपको समझा रहा था। डेविड रिकार्डो डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एक्सप्लेनिंग द गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। फ्रेडरिक वॉन वेजर की बात करें इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जे.एम. केनेस की बात करें ये एसोसिएटेड है विद इफेक्टिव डिमांड के साथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के साथ। फिर पूछा जा रहा है अल्फ्रेड मार्शल मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इंक्लूडिंग डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। आज से पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। वीडियो को पॉज करो, अगर मान लो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता तो आप इसका आंसर क्या करते, और आपको बताना है कितने यहाँ पे स्टेटमेंट सही हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 2 हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप चूज़ करेंगे, क्या आंसर आएगा। आप सबने आंसर चूज़ कर लिया होगा। देखो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना, तो आप सबको याद रखना है कि एडम स्मिथ जो हैं इनविजिबल हैंड प्लस सेल्फ इंटरेस्ट ये एसोसिएटेड है फ्री मार्केट याद रखना इकोनॉमिक्स के साथ, तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। डेविड रिकार्डो ने डेवलप किया था थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को, यानी कि इन्होंने एक्सप्लेन किया था बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इनका प्रिंसिपल ये चीज़ कहता है, बिल्कुल सही है। फ्रेडरिक वॉन वेजर की बात करें एसोसिएटेड कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट के साथ, तो बिल्कुल सही बात है। फ्रेडरिक वॉन वेजर की बात करें तो ये एसोसिएटेड कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट के साथ बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है इसका मतलब क्या है, जब हम ना एक ऑप्शन चूज़ करते हैं तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हम छोड़ देते हैं उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कास्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास ₹100 है, कितने रुपीज़ है, ₹100 है, से क्या करते हो आप उसे मूवी देखने में स्पेंड कर देते हो, तो आप ₹100 से बुक खरीदने का ऑप्शन छोड़ देते हो। क्या मतलब जो आपको बुक लेनी हो, मान लो बुक आपको पढ़ने में हेल्प करेगी ना, ये वाला आप ऑप्शन छोड़ के आप सीधा मूवी देखने की टिकट ले लेते हो। बुक की वैल्यू जो होगी ना, ये बुक की वैल्यू, ये वैल्यू आपके सामने अपॉर्चुनिटी कास्ट है। एक चीज़ चूज़ करने पर जो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ सैक्रिफाइस करते हैं ना हम, इसको अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। तो फ्रेडरिक वॉन वेजर की बात करें ये एसोसिएटेड कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जे.एम. केनेस की बात करें ये एसोसिएटेड हैं इफेक्टिव डिमांड के साथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न। अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनका फोकस था किस पे, याद रख लेना। हमारे पास केनेस की बात करें एक तो एम्प्लॉयमेंट पे था फोकस इनका, किस पे, एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, इनकम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, इनकम पे और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, ये चीज़ आप याद रखोगे एक एक पॉइंट। और अल्फ्रेड मार्शल की बात करें मेजर कंट्रीब्यूशन टू माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इंक्लूडिंग डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ऑल 5 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, याद रखना है एडम स्मिथ ने कंसेप्ट दिया इनविजिबल हैंड का, सेल्फ इंटरेस्ट एंड फ्री मार्केट प्रिंसिपल है इनका। डेविड रिकार्डो ने थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया है। और फ्रेडरिक जो वॉन वेजर है ये हमारे पास एसोसिएटेड है अपॉर्चुनिटी कास्ट के साथ। और हमारे पास जे.एम. केनेस की बात करें इफेक्टिव डिमांड एम्प्लॉयमेंट एंड मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हैं। और अल्फ्रेड मार्शल की बात करें मेजर कंट्रीब्यूटर हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, स्पेशली डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस में। ये टॉपिक तो आपके सिलेबस में भी दिया गया है, इस पे बाद में हम MCQs भी डिस्कस करेंगे। होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गांधीयन इकोनॉमिक्स। पहला दिया जा रहा है गांधी एम्फिसाइज स्वदेशी एंड इनकरेज द यूज़ ऑफ लोकली प्रोड्यूस गुड्स। इनने जो जोर दिया वो हमारे पास स्वदेशी और इनकरेज किया जो ये हमारे पास यूज़ है लोकली प्रोड्यूस गुड्स पे। ही सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज टू जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप सजेस्टेड दैट wealthy people should use their wealth for the welfare of society. Gandhi favored centralization of economic power in the hands of few large industries. Which of the statement given above are correct? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखो
गांधी जी की बात करें ना तो गांधीयन इकोनॉमिक्स मीन्स महात्मा गांधी आइडियाज अबाउट एन इकोनॉमी दैट फोकसेस ऑन पीपल वेलफेयर, जिसका फोकस किस पे था, लोगों के वेलफेयर पे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। रूरल डेवलपमेंट पे, किस पे, रूरल डेवलपमेंट पे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेल्फ याद रख लेना, रिलायंस पे और इक्वेलिटी पे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब क्या होता है, यूजिंग एंड प्रोमोटिंग लोकली प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। और मेन आइडिया अगर हम बात करें, रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स पे डिपेंड नहीं रहना है। एग्जांपल बाय इंडियन लोकल प्रोडक्ट्स, कि आप कौन से प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो, लोकल प्रोडक्ट्स को, ठीक है। यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का कंसेप्ट था, जैसे कि गांधी जी चाहते थे कि विलेज जो हूँ सेल्फ रिलायंट बने, ठीक है ना। सपोर्टेड करते थे खादी को, हैंडलूम को, हैंडीक्राफ्ट को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये फिर क्रिएट करती थी एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में, ठीक है ना। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप की बात करें, वेल्थी पीपल जो है शुड कंसिडर किए जाते हैं देयर वेल्थ एज ए ट्रस्ट फॉर सोसाइटी, ठीक है। इनका कहना यह था, दे शुड यूज़ देयर वेल्थ फॉर द, वेल्थ जो है यूज़ करनी चाहिए किसके लिए, वेलफेयर ऑफ अदर्स के लिए, नॉट ओनली पर्सनल बेनिफिट के लिए, ऐसा इनका कहना था। डिसेंट्रलाइजेशन, गांधी ने इसमें कोई सपोर्ट नहीं की है। गांधी जी डिड नॉट सपोर्ट, याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन ए फ्यू लार्ज इंडस्ट्रीज। इनने सपोर्ट किया है गिविंग मोर इकोनॉमिक पावर एंड इंडिपेंडेंस टू विलेज एंड लोकल कम्युनिटीज़। वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो आपको याद रखना है, स्वदेशी जो दिया गया था ना, स्वदेशी का मतलब क्या है, प्रमोट्स करना, किसको प्रमोट करना, लोकल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को। विलेज इंडस्ट्रीज इंकरेज करना, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस को। और ट्रस्टीशिप का मतलब है वेल्थ शुड बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। डिसेंट्रलाइजेशन के अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं, गांधी जी ने सपोर्टेड किया डिसेंट्रलाइजेशन को, नॉट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को। इनका कहना यह था कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास मोर इकोनॉमिक पावर एंड इंडिपेंडेंस जो है विलेज और लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आंसर क्या आया, यहाँ पे आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। पहला, दूसरा, तीसरा ठीक था, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट गलत था। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने दिया गया इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड पर्सनैलिटीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यहाँ पे प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं और किसने ये आइडिया दिया है, इस तरह से कॉलम वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ की अगर हम बात करते हैं, इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट दिया है इन्होंने। सेल्फ इंटरेस्ट एंड कंपटीशन कैन गाइड मार्केट एक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया था, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग मार्केट में लोग अक्सर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। समझ आ रही है। एक शॉपकीपर, मैंने कहा था, प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसलिए वो अच्छी क्वालिटी का माल जो है रीज़नेबल प्राइस पर बेचने की कोशिश करता है, तो इससे कस्टमर को भी बेनिफिट मिलता है। तो सिंपल सी बात है, अपना फ़ायदा करते हुए मार्केट को भी बेनिफिट हो सकता है। तो ये कंसेप्ट है इनविजिबल हैंड का। समझ आ गई बात, ओके, आ गई होगी। फिर हमारे पास यहाँ पे आपको याद रखना है, एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट दिया। स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है काम को डिफरेंट लोगों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। और हर पर्सन तब क्या करेगा, अपने स्पेशलाइज्ड काम पर फोकस करेगा। अगर एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में एक वर्कर कटिंग करे, दूसरा उसी हमारे पास फैक्ट्री में स्टिचिंग का काम करे और तीसरा उसी में पैकिंग का काम करे, तो इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, याद रख लेना। स्पेशलाइजेशन में मोर प्रोडक्टिविटी होती है। समझ आ गई बात, एडम स्मिथ का ये कंसेप्ट। फिर डेविड रिकार्डो, कंपैरेटिव एडवांटेज, कंट्रीज बेनिफिट बाय स्पेशलाइजिंग एंड ट्रेडिंग, ये कंसेप्ट इन्होंने दिया। इनका ये प्रिंसिपल था, रिकार्डो के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंट्रीज़ को उन गुड्स की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करना चाहिए जहां उनका रिलेटिव एडवांटेज हो, और फिर कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करें। एग्जांपल, अगर इंडिया कुछ गुड्स रिलेटिवली एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है और एन अदर कंट्री दूसरे गुड, तो दोनों अपने सूटेबल गुड्स प्रोड्यूस करके ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड से दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट हो सकता है। तो ये कंसेप्ट डेविड रिकार्डो ने दिया। फिर फ्रेडरिक वॉन वाइजर की बात करें, अपॉर्चुनिटी कास्ट का कंसेप्ट दिया। जब हम एक ऑप्शन चूज करते हैं ना, तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन छोड़ देते हैं उसकी वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। आपके पास 2 आवर्स हैं, मान लेते हैं आपने स्टडी करना चूज़ किया और मूवी देखना छोड़ दिया। मूवी देखने का जो अपॉर्चुनिटी आपने सैक्रिफाइस किया वो अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाता है। समझ आ गई ना बात। तो ये हमारे पास कंसेप्ट दिया था फ्रेडरिक वॉन वाइजर ने। एल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट दिया। मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई उसकी प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है, हमने जैसे पढ़ा भी था, ठीक है ना। तो मार्केट फोर्सेस हेल्प डिटरमाइन प्राइस, कहने का मतलब अगर सप्लाई, मान लेते हैं अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो प्राइस उसकी इंक्रीज़ हो सकती है ना।
ठीक है। तो अगर सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो तो प्राइस कम हो सकती है ना। ये कंसेप्ट मार्शल ने दिया था डिमांड एंड सप्लाई का। आपको सिंपली याद रखना है कि अल्फ्रेड मार्शल डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट देते हैं। इनका प्रिंसिपल जो है डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई उसकी प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ सकती है, और अगर सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो प्राइस कम हो सकती है। तो ये मार्शल का नाम आप याद रखोगे। फिर हमारे पास JM केनेस की बात करें तो इनका कंसेप्ट है इफेक्टिव डिमांड को लेके। एग्रीगेट डिमांड प्लेज ए की रोल इन डिटरमाइनिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। कहने का मतलब यह है कि केनेस के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। मान लो अगर लोग गुड्स और सर्विसेज को ज़्यादा परचेज करते हैं, बिजनेसेस ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो सकती है। डिमांड इंक्रीज़ हुई अगर मान लेते हैं डिमांड इंक्रीज़ होगी, समझ रहे हो, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज़, और एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इफेक्टिव डिमांड प्लस एम्प्लॉयमेंट। फिर AC पिगो की बात करें, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ने दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी इवेलुएटेड इन टर्म्स ऑफ सोशल वेलफेयर। देखो इनके मुताबिक इनका फोकस था कि इकोनॉमिक्स का जो पर्पज़ है सिर्फ प्रॉफिट या प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी को देखना चाहिए कि लोगों की वेलबींग वेलफेयर इंप्रूव हो रही है या नहीं। मान लो अगर कोई पॉलिसी पोल्यूशन रिड्यूस करती है और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करती है तो सोसाइटी को वेलफेयर बेनिफिट मिला है ना। तो ये कहना इनका था सोशल वेलफेयर को लेके। ठीक है, फिर हमारे पास मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें, मॉनिटरिज्म का कंसेप्ट दिया इनने। मनी सप्लाई हैज़ ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन। देखो फ्रीडमैन ने याद रख लेना क्या किया, सप्लाई को इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना। सिंपल अगर हम बात करें, इकोनॉमी में मनी सप्लाई में चेंज का इफेक्ट प्राइसेस, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पड़ सकता है। मान लो अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत रैपिडली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है ना। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है इनके बारे में। फिर हमारे पास अमर्त्य सेन की बात करें, कैपेबिलिटी अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट शुड एक्सपेंड पीपल कैपेबिलिटीज़ एंड फ्रीडम। इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम बढ़ाना नहीं है, डेवलपमेंट का रियल मीनिंग है लोगों की कैपेबिलिटीज़ और फ्रीडम को इम्प्रूव करना। अगर किसी पर्सन को, याद रखना, गुड एजुकेशन, हेल्थ केयर और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ना, तो उसकी कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव होती हैं, इनका ऐसा मानना था। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट दिया, प्रिंसिपल दिया, वेल्थ शुड बी हेल्ड एंड यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग मतलब रिच पर्सन अपनी वेल्थ का यूज़ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी करे। मान लो एक वेल्थी बिजनेसमैन स्कूल, हॉस्पिटल या कम्युनिटी डेवलपमेंट में यूट करे, इस तरह इनका मानना था। ठीक है, फिर स्वदेशी की बात करें, प्रमोट लोकल प्रोडक्शन एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब है लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट और यूज़ करना, लोकल आर्टिसन से प्रोडक्ट खरीदना और इंडियन मेड गुड्स को प्रमोट करना। एम था सेल्फ रिलायंस और फॉरेन प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंस कम करना। फिर अगर हम बात करते हैं कुटिलिया, जिन्हें आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं याद रखना। इन्होंने इसको लिखा है जो एंशिएंट इंडिया में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक मैटर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसमें टैक्सेशन, ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट मैनेजमेंट डिस्कस किए गए हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है और पर्सनैलिटीज़ हैं इसके साथ जो एसोसिएटेड थी। होप आपको ये याद रहेंगे, इस पर भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, तो ये आप सारे के सारे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड देयर एसोसिएटेड थिंकर्स। अब आपने आंसर चूज़ करना है। देखो यहाँ पे थिंकर्स दिए गए हैं, इधर इकोनॉमिक प्रिंसिपल थॉट दिए गए हैं, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, फ्रेडरिक वॉन वेजर और JM केनेस और अमर्त्य सेन। ठीक है, अब आपको मैंने अभी बता दिया, तो यहाँ पे जल्दी से आंसर चूज़ करें, क्या आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड बिल्कुल सही, डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज बिल्कुल सही। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेडरिक वॉन वेजर के बारे में, तो अपॉर्चुनिटी कास्ट कंसेप्ट बिल्कुल सही। JM केनेस की बात करें, इफेक्टिव डिमांड बिल्कुल सही, और अमर्त्य सेन की बात करें, कैपेबिलिटी अप्रोच बिल्कुल सही। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C। तो होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यहीं पे जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर करूँगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड पर्सनैलिटीज इन इकोनॉमिक्स। कंसेप्ट और टर्म किसने दी है और एसोसिएटेड पर्सनैलिटी का नाम दिया गया है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या टर्म रैगनर ने दी है, ये पहला आपको दिया जा रहा है पेयर। दूसरा, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स के लिए कार्ल मार्क्स जाने जाते हैं क्या। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या ये इसके लिए जाने जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो बुक है एल्फ्रेड मार्शल ने लिखी है क्या।
आपको पूछ रहा है विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, जल्दी से आंसर चूज़ करो, क्या आंसर आएगा। देखो रैगनर फिच को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स के लिए जाना गया है। इनने इन टर्म्स को ना इंट्रोड्यूस किया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और इनको क्रेडिट दिया जाता है माइक्रो प्लस मैक्रो का, ठीक है ये। और सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स की बात करें, कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट इकोनॉमिक थॉट के मेजर थिंकर में से एक हैं। इनने कैपिटलिज्म और क्लास रिलेशन का एनालिसिस किया है, ठीक है। और हमारे पास लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देखो अगर हम बात करते हैं 1991 की, फिर मनमोहन सिंह क्या थे, फाइनेंस, याद रख लेना, मिनिस्टर, ठीक है। और उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जैसे कि LPG आपने पढ़ा भी है इकोनॉमिक्स में, हमने आपको पढ़ाया भी है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसमें काफ़ी रोल रहा है। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये फेमस बुक जो है ना, ये अल्फ्रेड मार्शल ने ही लिखी थी और साल था 1890, ठीक है, तब ये पब्लिश्ड हुई थी 1890 में। और मार्शल का मेजर कंट्रीब्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में था। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे पॉइंट्स याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है रैगनर फिश के बारे में, ठीक है। क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कार्ल मार्क्स मेजर थिंकर हैं जो किसके साथ जुड़े हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमिक थॉट के साथ। और डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 ही प्लेड ए की रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। और एल्फ्रेड मार्शल ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके ऑथर हैं और ये पब्लिश्ड हुई थी 1890 में। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Tertiary sector is also known as service sector and contributes the largest share to India's GDP among the three broad sectors. Steel, cement, coal and crude oil are example of core industries associated with the industrial sector. Which of the statement given above are correct? बताओ क्या आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये कंसेप्ट मैंने आपको ऊपर समझा दिए थे ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स करता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग को। इट्स GDP शेयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17.7%, याद रख लेना। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। इट्स GDP शेयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 27.6%. Tertiary sector also called the service sector and has the largest GDP share, approximately 54.7%. और core industries, steel, cement, coal and crude oil are important core industries associated with the industrial sector. Hope आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स एंड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। दिया गया है कमांड इकोनॉमी इज वन इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर लार्जली टेकन बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। फिर दिया जा रहा है ट्रेडिशनल इकोनॉमी इज मेनली बेस्ड ऑन कस्टम, ट्रेडिशन एंड लॉन्ग स्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस। फिर दिया जा रहा है द क्विनरी सेक्टर इन्वॉल्व्स हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप सच एज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टॉप एग्जीक्यूटिव पॉलिसी मेकर्स, subsistence farming and barter based on traditional customs. Examples commonly associated with the traditional economy। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी से आंसर चूज़ करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो बिल्कुल अगर हम बात करें, आपने आंसर चूज़ किया होगा, ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कमांड इकोनॉमी की जब भी बात होती है आपको याद रखना है, इस इकोनॉमी में मेजर डिसीजन गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। कौन? सेंट्रल अथॉरिटी। गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा, तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और ट्रेडिशनल इकोनॉमी में ट्रेडिशनल फार्मिंग, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, बार्टर सिस्टम सब कुछ आ जाता है। और क्विनरी सर्विसेज में अगर हम बात करें, याद रखना क्विनरी सेक्टर में ये इकोनॉमी का हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग सेक्टर माना जाता है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं इसमें, टॉप पॉलिसी मेकर्स आते हैं, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, हाई लेवल लीडर्स आते हैं। और लास्ट वन जो दिया गया ना हमारे पास, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड बार्टर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कस्टम्स, ये किस पे बेस्ड हैं, याद रख लेना, हमारे पास बार्टर बेस्ड या फिर ट्रेडिशनल कस्टम्स पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो कमांड इकोनॉमी यानी कि गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल्स मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनल इकोनॉमी यानी एक्टिविटीज आर गाइडेड मेनली बाय कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। क्विनरी सेक्टर्स इंक्लूड्स टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, जिसमें सीनियर पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट लीडर्स और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। और ट्रेडिशनल इकोनॉमी एग्जांपल्स में हमारे पास सबसिस्टेंस फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड बार्टर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर कॉमन एग्जांपल्स मानी जाती हैं। ठीक है, होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में अक्सर, तो वहाँ पे आप गलती कर देते हो, आप गलती नहीं करनी है। बार्टर का मतलब क्या होता है? बार्टर का मतलब होता है पैसे यूज़ किए बिना एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना। यहाँ पैसे का यूज़ नहीं होगा। अगर एक फार्मर के पास वीट है, उसे मिल्क चाहिए, तो वो वीट देकर मिल्क लेता है, ठीक है ना, यही बार्टर है। एक्सचेंज विदाउट मनी, इतनी बात याद रखना, एक्सचेंज विदाउट मनी, विदाउट मनी। ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना, आज के टाइम में भी होता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दो, और आपने 15 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में। आपको बताना है यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे आप और आंसर चूज़ करेंगे। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें, ठीक है, और अपना फीडबैक देना नहीं भूलें। इसी तरह के सेशंस के लिए आप इस चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी स्टडी मटेरियल के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। कल आपकी क्लास जो होगी वो स्टैट पे होगी, ठीक है, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक हम करवाएंगे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो मिलते हैं एक और शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।